हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, अभी हाल ही में जो सहायक कुल सचिव परीक्षा की जो वैकेंसी आई हुई थी, उसमें करीब 1 महीने आप लोग को समय मिला था। उसमें करीबन 25 सितंबर पेपर था। हाँ, 25 सितंबर पेपर था। तो इस हिसाब से लोगों के पास लग रहा था कि समय बहुत कम है। अब समय अच्छे से आप लोग को मिल गया है, तो यदि आप लोग चाहें तो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आज हम लोग सिलेबस पे डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले समय में इसके वीडियोस, एमसीक्यूज़, टेस्ट सीरीज़, पीडीएफ इस पे भी हम लोग और हमारी टीम पूरी काम करेगी। तो आज पूरा जो ये सेशन रहेगा वो सिलेबस है, कैसे पढ़ना है आपको, क्या-क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्या पढ़ने से ज़्यादा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यदि हम ये सोच के बैठेंगे कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, उस आधार पर हम एक स्मार्ट तैयारी कर पाएंगे। देखो, स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि कम समय में ज़्यादा तैयार करना, अच्छे से तैयार करना और ऐसे तैयार करना कि वो परीक्षा उपयोगी हो। आपको बहुत एक्सपर्टाइज नहीं करना है, केवल आपको सिलेबस के आधार पर चलना है। और देखिए, जो ये सिलेबस है, ये सिलेबस बिल्कुल आप इससे भटकिए नहीं। जो टॉपिक दिया है उन टॉपिकों पर ही तैयारी कीजिए और प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि जो आप तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उस टॉपिक की लगभग पूरी जानकारी है और उससे यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट रूप से और एक फैक्ट रूप से आप अच्छे से कवर कर सकें। मार्केट में शायद 1 या 2 किताब आई हुई है। लोगों का रिव्यू रहा है कि बहुत अच्छी नहीं है या कुछ टॉपिक मिसिंग है या फिर एमसीक्यू सही नहीं है या जो व्हाटएवर जो भी हो। लेकिन आप लोग के लिए यदि आप एक सजेशन के रूप में माने, एक गाइडेंस के रूप में माने, तो आप ये समझिए सबसे बड़ा काम आपका है कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। खुद के नोट्स से तात्पर्य ये नहीं है कि आप खुद ढूंढिए, खुद कीजिए, खुद लिखिए, बिल्कुल नहीं। खुद के नोट से तात्पर्य है कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। वहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, ऑलरेडी आप लोग कुछ वीडियोस जो आपको मिल रहे हैं यूट्यूब में, जो ऑलरेडी आपके नोट्स हैं, जो आपने खुद सर्च किए हैं या कोई बुक है या जो भी है, उन सभी का निचोड़ अपनी कॉपी में एक वेरी शॉर्ट नोट के रूप में बना के रखेंगे। जिससे देखिए इसका फ़ायदा बहुत अच्छा होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में यही पूरी चीज़ जो बिखरी होती है वो आपके नोटबुक पे बिल्कुल समटी होती है। इससे आपको वो चीज़ें रिवीज़न करने में आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से स्टार्ट करेंगे तो 4 बार रिवीज़न कर लेंगे। तो नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट है, तो और सबसे बेस्ट नोट्स खुद के होते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं होता। ये हम कई बार आपको या पहले की वीडियोज़ में बता चुके हैं। जो पहले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता है कि खुद के नोट्स बनाना सबसे बेहतर है। तो आज हम लोग सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। हाँ, ये जो हम टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल में आप लोग जुड़ सकते हैं और इसमें ही पूरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी, जो भी इसके लिए जो भी अपडेट आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में कि सिलेबस कैसा है, क्या करना है। हालांकि बहुत लोगों ने इस विषय में पढ़ लिया है, समझ लिया है सिलेबस कैसा है, लेकिन एक हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके आधार पर आप चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा ये सिलेबस जारी किया गया है। इसमें एक वेरी शॉर्ट में हम बताएं आपको, तो अंक योजना है। अंक योजना में इस बात को आप देख पा रहे हैं कि जो खंड आ है और खंड बा है। खंड आ में 150 अंक हैं, वो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान है। और जो खंड बा है उसमें विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन इससे संबंधित 300 नंबर के हैं। मतलब यदि इनको एक क्वेश्चन 3 अंक का है, तो यदि हम लोग एमपी की बात करें तो वो 50 क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। तो बहुत लोग का ऐसा मानना होता है कि हम देखिए 100 क्वेश्चन ज़्यादा इसमें आ रहे हैं, तो हम ज़्यादा इसकी तैयारी करते हैं, एमपी तो बन ही जाएगा। आप ये बात समझिए, कोई भी जो पार्ट है वो बिल्कुल भी ऐसे मत छोड़िए कि इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हुआ था उसमें बहुत लोगों ने ऐसी ही गलती की थी। उन्होंने ये सोचा था कि एमपी तो हमसे बनता ही है, हम एक जो दूसरा खंड बा है उस पर तैयारी करते हैं, ज़्यादा प्रश्न हैं। और अंततः बहुत ऐसे लोग हैं जिनका एमपी या तो रुक गया
मिनिमम क्वालिफिकेशन चूँकि रहता है ना, क्वालिफाई मार्क्स रहते हैं कि रिजर्व कैटेगरी 30% और जनरल कैटेगरी 40% मार्क्स आने ही आने हैं, अलग अलग दोनों पार्ट में। तो बहुत लोग का रुक गया, और कुछ लोग का यदि निकला भी तो वो कुछ नंबर ऐसे कम हो गए कि उनकी इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हुई है। और जिन्होंने दोनों पार्ट में बराबर फोकस किया है उनको इंटरव्यू कॉल हुआ है और उन्होंने इंटरव्यू दिया है। अब उनका रिजल्ट भी बस वेट वेट है, आने ही वाला होगा। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए 450 रुपये, 450 सॉरी, ये जो जितने में नंबर हैं 450 के हैं। 50 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे, कुल मिलाकर 500 अंक का टोटल आपका ये पेपर होने वाला है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें, 2 इम्पॉर्टेंट बात हम आपको समझा दें। पहली बात तो इसमें ये है, ये 4th पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। खंड आ इसके लिए भी 40% अंक, और खंड बा इसके लिए भी न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब ये पासिंग मार्क्स हैं। यदि किसी भी एक पेपर में आप मान के चलें कि 100 के 100 प्रश्न परसेंटेज प्रश्न कर लिए आपने, मतलब या तो एमपी में 50 प्रश्न पूरे कर लिए, आपके इसमें रह गए 40 क्वेश्चन से कम रह गए, तो ये आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। यदि आपके इसमें जो 100 क्वेश्चन हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले, तो उसमें यदि 40 प्रश्न से कम रह गए आपके, तो इसकी कॉपी चेक नहीं होगी, चाहे एमपी के 50 प्रश्न करे हों आप। तो इस बात को ध्यान दीजिए, बराबर वेटेज दीजिए और उनको बेहतर तरीके से करने की कोशिश कीजिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसी में, परीक्षा का ऋणात्मक मूल्यांकन है। अर्थात एक सही प्रश्न के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे और एक गलत प्रश्न के लिए आपके 1 मार्क्स काटे जाएंगे। मतलब देखिए, इसमें फार्मूला दिया है 3R-W। मतलब यदि आपने कोई एग्जाम्पल के तौर पे आपने 4 प्रश्न किए, 4 प्रश्न में 1 प्रश्न आपका सही हुआ, 3 प्रश्न आपके गलत हुए, तो देखो 3 × R है, मतलब सही में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, वो हो गया आपका 3। मतलब एक प्रश्न में आपको 3 नंबर मिले। यदि आपके 3 प्रश्न गलत हो गए, यदि आपने तुक्का मारा या कुछ कारण से गलत हो गए, तो आपके 3 मार्क्स घटेंगे। तो 3 मिले और 3 घट गए, तो टोटल क्या हुआ, उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। उससे ज़्यादा आप समझिए, सबसे समझदारी है कि जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे, जितना बेहतर समझ के पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और केवल ये नहीं कि भगवान का नाम लिया और हमने 4 में ऑप्शन रख दिया, भगवान करेंगे तो होगा, नहीं ऐसा नहीं। भगवान भी कहते हैं कि आप कर्म अच्छा कीजिए तो बेहतर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग तैयारी कर स्टार्ट कर चुके हैं, या कुछ यूट्यूब चैनल में भी स्टार्टिंग हो चुकी है, लेकिन आप बस ध्यान से समझ के ज्वाइन कीजिएगा। और बहुत फ्री के चक्कर में मत रहिएगा कि बहुत फ्री रहेगा तो सब कुछ अच्छा है। हो सकता हो कुछ आपको समझ में आए या नहीं आए, आ भी रहा होगा, लग रहा है कि हम फ्री में ज्वाइन कर रहे हैं सब कुछ बेहतर होगा, तो प्लीज़ आप लोग जो मिले समझ के और बहुत अपने बुद्धि का यूज़ कीजिएगा और अच्छे मटेरियल को ही पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे इसमें आते हैं, सिलेबस के डिस्कशन में। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस पर हम ज़रूर चर्चा आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा तो आप अडॉप्ट कीजिएगा, उसी अनुसार अपनी रणनीति बनाइएगा कैसे करना है। और आगे आने वाले समय में हम यूनिट वाइज इसकी प्रिपरेशन भी जस्ट स्टार्ट करने ही वाले हैं। आपने हो सकता हो बहुत कुछ सिलेबस कवर भी कर लिया हो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं तो नए सिरे से आपका शुरू हो जाएगा। और हाँ, प्रयास हम वो करेंगे जो आपका बिल्कुल नए से स्टार्ट होगा। मतलब बिल्कुल नया, मतलब हो सकता है ऐसे यूनिट्स हैं जो आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। हम ऐसी यूनिट्स की प्रयास करेंगे जिस यूनिट्स में आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लग रहा है कि मैटर कैसे मिलेगा, यदि मिला है तो वो समझ में नहीं आ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए ये है आपका सहायक कुल सचिव परीक्षा का पाठ्यक्रम। खंड आ है और खंड बा। खंड आ में 5 यूनिट्स दी हुई हैं और ये सभी यूनिट्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा से ही ली गई हैं। पहली यूनिट एज इट इज़ है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। ये आप किसी भी स्टॉल में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के जो है उसी का मैटर आपको आसानी से मिल जाएगा। और जिन्होंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स पहले भी दिया हुआ है तो उनके पास तो बेटर होगा ही, वो आराम से तैयारी कर सकते हैं।
दूसरा पार्ट आपका ये आएगा मध्य प्रदेश का भूगोल। ये भी सेम आपका वैसे ही मिलेगा जैसे एक ही किताब में ये भी मिल जाएगा आपको। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में देखेंगे तो यह तीसरी यूनिट में होगा। ये चौथा देखें, ये मतलब इसका तीसरा है मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र। इसको आप ध्यान से देखें तो ये थोड़ा थोड़ा आपका यूनिट 5 और यूनिट थोड़ा 6 कवर करेगा, कुछ कवर करेगा, मतलब मेन आपका यूनिट 5 कवर करेगा और फिर 6 भी थोड़ा सा इसमें टच होगा। ये जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस से हम कंपेयर कर रहे हैं। फिर आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। इसमें जो चीज़ दी हुई हैं ये आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के 8वीं यूनिट है, उस 8वीं यूनिट में दिया गया है। इसके आधार पर कुछ एक दो चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाई की गई हैं, लेकिन लगभग एज इट इज़ है। आप किसी भी किताब को ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं उससे, और ये मैटर आसानी से आपको मिल जाएंगे, कोचिंग की वीडियोस मिल जाएंगे, सब कुछ ये बहुत अवेलेबल है इसका मटेरियल। ये है आपका यूनिट 9 एमपीपीएससी के हिसाब से जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, और इसमें यूनिट 5 में दिया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसको आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं, कोई कंप्यूटर की बुक लीजिए, वीडियोस लीजिए, या इसमें हम लोग ध्यान से देखें क्या क्या दिया हुआ है, सिलेबस को समझने की कोशिश करें। तो ये जो पाठ्यक्रम है ये विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन से संबंधित है। इसकी इकाई 1 हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ने से कौन सा टॉपिक कवर होगा, किस तरह से आपको बेहतर समझ में आ सकता है या बेहतर नोट्स बना सकते हैं, ये इसलिए हम इस पे ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए पहली यूनिट है उच्च शिक्षा। अब इस जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा के बाद पहला टॉपिक दिया है उच्च शिक्षा का ढांचा एवं प्रकार। केवल आपको यहाँ से शुरू नहीं करनी है, उसका ढांचा क्या है, प्रकार क्या है। देखिए इसके लिए आपको ये समझना है कि उच्च शिक्षा हो सकता है प्रश्न पूछ ले सबसे पुराना विश्वविद्यालय भारत का कौन सा है, हो सकता है ऐसा पूछ ले कि जब भारत और पाकिस्तान इकट्ठा रहे हैं तब सबसे पुराना है, पुराना विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया। तो थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जब आधुनिक शिक्षा प्रारंभ हुई है तब से हम इसके उच्च शिक्षा एवं ढांचा के प्रकार पे सीधे आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए उच्च शिक्षा एवं ढांचा का प्रकार देखें तो ये जो आगे टॉपिक दिए हुए हैं, विश्व यूजीसी, आपका नैक, ये लिखा हुआ है नैक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इन सभी जितने भी आयोग दिए हैं उनको 3 भागों में विशेष जानकारी आपकी होनी चाहिए। कौन कौन सा ऊपर लिखा है, इन सभी का प्रशासनिक ढांचा, इन सभी का उद्देश्य, इन सभी का उत्तरदायित्व, इन सभी का कार्यक्रम। ये 4 टॉपिकों पर हर एक जो भी आपका यूजीसी हो चाहे आपका नैक हो, सबके बारे में आपको चर्चा अच्छे से करनी है। आपको याद होना चाहिए हर एक टॉपिक है, चाहे फैक्ट हो चाहे कॉन्सेप्चुअल हो। ठीक है ना, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य एवं कार्यक्रम, उद्देश्य एवं कार्यक्रम की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय तथा इससे संबंधित इकाइयां राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा रूसा भी है। इसके बारे में ये जो आगे दिए हुए हैं आपके, शिक्षा मंत्रालय हो जाए या आपका रूसा हो गया, इसके केवल 2 टॉपिक को विशेष ध्यान देना है। कौन सा, एक उद्देश्य क्या है और इनके कार्यक्रम क्या है। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। देखिए हम आपको क्लासिफिकेशन करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जब आप पढ़ें तो इन टॉपिकों पर विशेष ध्यान दें। ऐसा नहीं हो कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में कुछ दिया हुआ है कि यूजीसी बस देख लिया, यूजीसी के बारे में क्या करना है ये हमें नहीं पता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। राष्ट्रीय सूचना केंद्र के उद्देश्य एवं कार्यक्रम, एनआईसी है, वो एनआईसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कब बना क्या है, बाकी मेन फोकस रहेगा उद्देश्य एवं कार्यक्रम के बारे में। देखिए हर एक जितने भी इसमें संस्थान दिए हैं उन संस्थानों के बारे में कुछ टॉपिक हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पहली बात तो वो कब बना, बनने में क्या वो सांविधिक है, संवैधानिक है, इस तरह की चर्चा आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर साथ में आपको ये ध्यान देना है कि जो चीज़ें उसका अध्यक्ष कौन है, कितने अध्यक्ष मेंबर होते हैं, ये जनरली प्रशासनिक ढांचा ही तो आगे दिया ही है, ये पता होना चाहिए कब बना या कोई संशोधन हुआ, ये वर्तमान में क्या, ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी जानकारी में होगी। प्लस
इसके जो टॉपिक दिए हैं उद्देश्य एवं कार्यक्रम। फिर दिया है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संगठनों के उद्देश्य, उत्तरदायित्व एवं कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन जो आपका ये संस्थान है, यूनेस्को हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, यूनिसेफ हो गया, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी है। इनका उद्देश्य क्या है, इनका उत्तरदायित्व क्या है, इनका कार्यक्रम क्या है, ये फिर इन 3 टॉपिकों पर विशेष फोकस करना है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई। अब सेकेंड यूनिट में आते हैं, उच्च शिक्षा सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन में पहला क्या दिया है, एमपीपीएससी दिया हुआ है, इसके संगठन और कार्य दिए हुए हैं। ये तो सबको आप आसानी से मिल जाएगा, इसको आप कर सकते हैं। उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण की अवधारणा प्रशासन पर, ये लोक प्रशासन के टॉपिक यहाँ से शुरू हो चुके हैं। उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण की अवधारणा प्रशासन पर विधायी, कार्यपालिक एवं न्यायिक नियंत्रण तथा स्थानीय प्रशासन से संबंध, ये कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे का क्या काम है, कैसे आपस में इनका सामंजस्य है, क्या प्रशासन है, इस पे आपको चर्चा मिलेगी इसमें। नागरिक एवं प्रशासन, जन सहभागिता, सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार से आप समझिए कम से कम 1 या 2 प्रश्न आपको निश्चित देखने को मिलेंगे, ये बिल्कुल आप समझिएगा, श्योर है। श्योर का मतलब 99% कर रहे हैं, देखिए ना, ऐसा तो नहीं हम 100% इसलिए नहीं कह सकते आपसे क्योंकि पेपर हमने नहीं बनाया, पेपर हमारे पास नहीं है। 99% क्या है, जो भी संभावना है, जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, उस बेस पे हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके निश्चित आएंगे। सीएम हेल्पलाइन हो गया, लोकपाल हो गया, इस तरह के टॉपिक में एक 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 क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल बनेगा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, इन अधिनियमों में जरूर ये कब बना, कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, इस पर आप जरूर फोकस कीजिएगा। फिर नेक्स्ट इकाई 3। देखिए इकाई 3 पढ़ने का बहुत ज़्यादा फायदा है। क्या फ़ायदा है, इसमें दिया क्या है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं पश्चिमवर्ती अधिनियम तथा उनके अंतर्गत परिनियम, विनियम, अध्यादेश, विशेषता महाविद्यालयों की संबद्धता एवं नियुक्तियां तथा शोध। पहली बात तो आपको पूरा ये एक्ट पढ़ना है। उस एक्ट के पश्चात बहुत सारे नियम आए हैं, बहुत सारे नियम आए हैं। उस नियम और भी नियम बने होंगे, वो नियमों पर भी आपको एक संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए और उन संक्षिप्त जानकारी के आधार पर आप और भी कुछ हैं, खासकर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के बीच में कैसा आपस में सामंजस्य है, क्या विनियमन और नियम होते हैं, ये सब आपको अच्छे से समझना और पढ़ना है। नियुक्तियां कैसे होती हैं, शोध कैसे होते हैं, रिसर्च कैसा, इस टॉपिक पर भी आपको फोकस, केवल एक्ट नहीं पढ़ना है, इन टॉपिक पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इस जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 को पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि आगे यूनिट शायद 5 में दिया हुआ है। हाँ, यूनिट 5 में विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था, इसके लगभग 50% टॉपिक इससे आपको यूनिट 3 से मिल जाएंगे, मतलब 1.5 यूनिट पूरा पूरा कवर करेगा ये। यूनिट 4 में आते हैं, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रशासन। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग से निम्न संगठनों के साथ संपर्क है। संपर्क जिसे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा है, हाई एजुकेशन है। यदि यूजीसी है तो उससे क्या इसका रिलेशन है, आपका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, उससे क्या रिलेशन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, इसका, इन सभी जो भी आपके आगे दिए हुए हैं उनका क्या रिलेशन है, कैसे कैसे ये काम करता है, किस प्रकार से कॉलेजेस को मान्यता मिलती है, ये किस प्रकार से नियम बनते हैं और एक दूसरे का कैसे समायोजन होता है, कैसे नियमों की जैसे हर एक साल एक इंस्पेक्शन कमेटी आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। इतना आसान नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं बड़ा आसान है, जब आप करने बैठते हैं तब आपको समझ में आता है कितना आसान है। ठीक है, फिर देखिए 5वां बताया हमने कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारी एवं उनकी भूमिका, उत्तरदायित्व एवं कार्य, ये सब आपको यूनिट 3 में मिलेगा। विभिन्न विश्वविद्यालयीन समितियों, ये भी आपको सेम यूनिट 3 में मिल जाएगा। विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल, परीक्षा समिति, ये भी यूनिट 3 मिल जाएगा।
न्यायालयीन प्रक्रिया की सामान्य जानकारी, ये भी आपको यूनिट 3 में मिलेगा। या थोड़ा सा ना मिले तो आपको अलग से करना पड़ेगा, बस शायद इसी ही टॉपिक पर शायद आपको सोचना पड़ सकता है, थोड़ा ढूंढना पड़ सकता है, बस बाकी आपको सेम यूनिट 3 मिलेगा। वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन ये भी लोक प्रशासन का संविधान का टॉपिक है। कैसे बजट बनता है, कैसे उस बजट में अनुदान होता है, कैसे आप जो भी बजट का कुछ अंश आप पहले ले सकते हैं, बजट के पहले, बजट के बाद यदि लेना चाहते हैं, कुछ कम होता है बजट में तो कैसे ले सकते हैं, इस पर चर्चा होती है। ऑडिट क्या है? ये एनुअल वार्षिक प्रतिवेदन, सही मायनों पे बजट यही है। क्योंकि हमारे संविधान में बजट शब्द कोई नाम दिया ही नहीं है, उसमें क्या है, वित्तीय विवरण या बजट निर्माण, इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। वार्षिकी, वित्तीय विवरण विवरण इस तरह, तो आप जब देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। लोक लेखा समिति, पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपको एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये सभी टॉपिक आपको लोक प्रशासन में आराम से मिल जाएंगे। शिक्षण एवं शोध, ये क्या है? शिक्षण कैसा होना चाहिए, इसकी प्रकृति क्या है, उद्देश्य है, ये सब एप्टीट्यूड के बारे में टॉपिक बताया गया है। ये आपको किसी भी जो शिक्षण का होगा वहाँ पर आपको आराम से ये टॉपिक मिल सकते हैं, आप उससे भी नोट्स बना सकते हैं। बाकी जो भी होगा हमसे संभव, हम हर एक चीज़ को आपको देने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये तो सबको पता ही होनी चाहिए, साथ ही एक सामान्य रूप से यूनिट 8 में पूरा दिया हुआ है, और खासकर कुछ जो टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिकों पर विशेष चर्चा करनी है आपको, ठीक है। यूनिट 9 पे आते हैं हम लोग। यूनिट 9 में सभी एक्ट दिए हैं। शुरुआत के जो 2 एक्ट हैं, वो एक्ट देखिए, आपको एक्स्ट्रा नहीं जाना है कि हम एमपी का एससी आयोग पढ़ लें, साथ में हम इंडिया का भी एससी आयोग पढ़ लें, नेशन वाला पढ़ लें, नहीं। पढ़ने को तो आप देखिए कुछ भी पढ़ सकते हैं, उसमें मना ही नहीं है, लेकिन जो सिलेबस में साफ साफ सभी के आगे मध्य प्रदेश लिखा है, तो आप मध्य प्रदेश से आगे बिल्कुल मत जाइए। सिलेबस टू सिलेबस कंप्लीट कीजिए। हाँ, यदि आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर आप इंडिया का देखो, नेशनल देखो, इंटरनेशनल देखो, जो आपकी इच्छा हो वो देखो आप, लेकिन कम से कम पहले इतना कंप्लीट करके रखो। फिर यूनिट 10, ये आपको ही करनी है। इस यूनिट में इसमें आपको ट्रांसलेशन करना है, तो कुछ आप ट्रांसलेट की बुक होगी, उसमें आप ध्यान दीजिए कैसे करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये सब पता होगा। हाँ, पुराने ईयर के पेपर हैं वो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सीधे व्हाट्सअप ही कर देंगे कि पुराने पेपर हमारे पास अवेलेबल है, या आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे हम आपको भेज देंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल में हम वो चीज़ें डाल देंगे, आप उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को समझ लिया है, अब आज से ही लग जाइए। कम से कम एक दिन में यदि जितने भी घंटे आप देते हैं अपने आप को, उतने घंटे में कम से कम आप मान के चले कि आधा समय एमपी को दीजिए और आधा समय असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सिलेबस को दीजिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा समय बिताएंगे अपने अध्ययन में, उतना बेहतर आप तैयारी करके एक इंटरव्यू में पहुंचने के रास्ते को आप बेहतर कर पाएंगे। इतना कम कंपटीशन नहीं है, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, लेकिन जो पढ़ेगा वो आगे जाएगा, ठीक है। तो आगे हम फिर प्रयास करेंगे कि हम किसी यूनिट स्टार्ट कर दें, उस यूनिट के आधार पर ही हम कंटिन्यू करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।